हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को एक दूसरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के विषय में बताएंगे। आज सबसे पहले हम आपको इस विषय में बताना चाहेंगे कि जो टॉपिक आपने हमारे थायराइड ग्लैंड के पिछले अध्याय में देखा, इस पिछले अध्याय में हमने एडिनोहाइपोफाइसिस मीन्स एंटीरियर लोब से सिक्रीटेड हार्मोन्स जितने भी होते हैं उन सारे हार्मोन्स के विषय में मैंने अध्ययन नहीं कराया था आपको। मैंने सिर्फ जीएच ग्रोथ हार्मोन या फिर एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के विषय में बताया था। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, ग्रोथ हार्मोन जो होता है और शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है, जीएच उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। यह हार्मोन बॉडी में बीएमआर ब्रीथिंग मैकेनिज्म रेट को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन के विषय मैंने बता ही दिया था। और जी जो एसटीएच जो है, आपने देखा कि ये एडिनोहाइपोफाइसिस रीजन से सिक्रीटेड हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो 3 पार्ट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, मीजोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीटेड हार्मोन है जीएच ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीटीएच गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जीटीएच, एफएसएच, एलएच ये गोनाड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन हैं, फिर भी ये एडिनल ग्लैंड के निर्देशानुसार ही सिक्रीट होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा सिक्रीट होंगे। जब जो किसी व्यक्ति की किशोरावस्था आ जाती है, प्रौढ़ावस्था होती है, उस प्रौढ़ावस्था में जो एडोलसेंस की स्टेज होती है, ऐसी स्टेज में जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर रीजन से उनको ये मैसेज मिलता है, उस मैसेज के अकॉर्डिंग ये जो है अपने हार्मोनों का सिक्रीशन करते हैं। गोनैड्स एक्टिव होते हैं और जब गोनैड एक्टिव हो जाते हैं तो इस प्रकार के हार्मोनों का सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने देखा गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये तीनों हार्मोन ऐसे हैं जो कि फीमेल बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। इनको फीमेल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और आप देखिए मीजोहाइपोफाइसिस को से सिर्फ एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बॉडी के मेलाटोनिन नामक वर्णक पदार्थ को निकलता है, जिसका सामान्य सा कार्य होता है कि बॉडी में जो है यह त्वचा के रंग की व्याख्या करता है। बॉडी में, शरीर में त्वचा के रंग की व्याख्या करता है। इसी के अधिकता से कभी कभी आदि बहुत ज्यादा गोरा हो जाता है और इसकी कमी से आदि बहुत ज्यादा काला पड़ जाता है। और इसके अनियंत्रित हो जाने से शरीर पर जो है चकत्ते भी पड़ जाते हैं। कहीं कहीं पर शरीर पर जो है सफेद कलर के चकत्ते पड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में इस हार्मोन का शरीर में नियंत्रित रूप से, एक संतुलित रूप से जो है स्रावित होना और नितांत आवश्यक होता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। यदि यह हार्मोन बॉडी में पूरी तरह से, शरीर में पूरी तरह से जो है सिक्रीटेड नहीं हुआ है तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि यह शरीर में अनियमितता जो है प्रदर्शित कर देता है, यानी एसएच, जो शरीर के कलर को जो है प्रभावित करता है। तो ध्यान से देना आपको यह है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे पोस्टीरियर पोर्शन होता है, थर्ड पोर्शन होता है, उसका नाम दिएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो निकलने वाले हार्मोन है, मोस्टली न्यूरोहाइपोफाइसिस से 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अध्ययन से ही, इसके नाम से ही आप लोगों ने समझ लिया होगा कि यह एक ऐसा हार्मोन है जिसे मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति में अगर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है तो आसानी पूर्वक यूरिन को सिक्रीट करेगा। लेकिन यदि एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यदि इसका सिक्रीशन अधिक हो गया तो व्यक्ति में जो यूरिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, और इसका सिक्रीशन कम हो गया तो व्यक्ति में यूरिन का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। सो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कंसंट्रेशन एक साइड से लो सिक्रीशन से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और हाई सिक्रीशन से जो है वो यूरिन की कैपेसिटी बढ़ रही है, ज्यादा मात्रा में यूरिन सिक्रीट हो रहा है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि
पॉलीयूरियानी की स्टेज है, जबकि पॉलीयूरियानी वो शुगर के केस में देखा गया, बहुमूत्रता जो होती है वो शुगर के केस में देखी गई, लेकिन वह इफेक्टर होता है किसके द्वारा? सामान्य सा हार्मोन है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा इसमें है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। ध्यान दीजिएगा, ये दो ऐसे हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन ये हार्मोन अमीनो अम्लों और पॉलीपेप्टाइडों का बना हुआ होता है। यह हार्मोन अमीनो अम्ल और पॉलीपेप्टाइडों का बना हुआ होता है, जिसमें अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड होते हैं। मुख्य रूप से यह गर्भावस्था में सक्रिय होता है। मुख्य रूप से यह हार्मोन गर्भावस्था में ही सक्रिय होता है। और ल्यूटिनाइजिंग, यहाँ पर आपने देखा प्रोलैक्ट जो है पिटोसिन हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये जब प्रसव होता है इस जो है महिलाओं में या अन्य जीव जंतुओं में जिसमें प्रसव होता हो, जो भी पैरस हो, जो बच्चा देते हो, जो बच्चे को जन्म देते हो, ऐसे जीवों में प्रसव पीड़ा को ये कंट्रोल करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जब बच्चे के अंदर म्यूसिलेज पूरी तरह से कवर कर लेगा, एक बच्चे को म्यूसिलेज पूरी तरह से ढक लेगा तो बच्चा आसानी से वेजिना से जो है वो क्रॉस करता हुआ बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की म्यूसिलेजिनस लेयर बना देता है ये जो पिटोसिन जो है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एक लेयर जैसा बना देता है। पिटोसिन का काम होता है दुग्ध स्रावण का। आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तो माता के शरीर से या जीव के शरीर से दूध का उत्पादन नहीं होता है, तो मिल्क का प्रोडक्शन करना वो जो है पिटोसिन हार्मोन का काम होता है। वहां पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी वर्क करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो इसकी सहायता से आपने देखा कि जो है, और ध्यान रहे कि यह जो होता है यह एक ऐसा हार्मोन है जो क्वाइटस की कंडीशन, क्वाइटस संभोगावस्था, जो क्वाइटस की कंडीशन में यह जो है म्यूसिलेज सिक्रीट कर देता है। क्वाइटस की कंडीशन म्यूसिलेज सिक्रीट हो जाने से जो है आसानी पूर्वक जो है स्पर्म जो है वह ओवरी तक जो है आसानी पूर्वक ओवरी के फैलोपियन ट्यूब तक जाकर के पहुंच जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में स्पर्म जो है वो ओवम के साथ आसानी पूर्वक पहुंच जाता है, उसी के सहारे फ्लोट करता हुआ, और वहां पर पहुंच करके उसको फर्टाइल कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया आप लोगों ने देखा कि जो फर्टिलाइजेशन पाया जा रहा है या फैलोपियन ट्यूब में पाया जा रहा है और एनिमल में पाया जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको जो थायराइड ग्लैंड के विषय में बताया है। अब थोड़ा सा आइए डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड के विषय में। तो मैंने अभी तक पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में डिस्कस कराया अब मैं आपको बताने चल रहा हूं थायराइड ग्लैंड। माय डियर फ्रेंड, थायराइड ग्लैंड ये गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है जो एच आकार की आप देख रहे हैं ना, जैसे इंग्लिश में एच साइड बनता है, ऐसे एच देखिए मैं इस तरह से जैसे एच बनता है, इसी एच को आप देखिए मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे इस तरह से मैं बना दे रहा हूं, ऐसे मैं बना दे रहा हूं एच, तो यहाँ पर ये एच बन गया। अब इस तरह से यहाँ पर ये नलिकाएं लगी हुई है, ये नलिकाएं हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, और यहाँ पर इस तरह से आप लोगों ने देखा ऐसे, इस तरह से आप लोगों ने देखा ऐसे, ये ट्यूब्यूल इस तरह से आप लोगों ने देखा, और यहाँ पर ये जो है यही जो ग्लैंड जो एच आकार की आप देख रहे हो यही थायराइड ग्लैंड होती है, जो यहाँ पर फिगर में मैंने दिखाया है, और इसका टोटल फिगर मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग उसमें थियरी भी है और उसका फिगर भी है, उसके भी माध्यम से आप लोग पढ़ते चलिएगा। ये सारा का सारा टॉपिक मैंने बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक डॉक्टर नारियल कोटपाल की बुक और डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की बुक से मैं बता रहा हूं, और एनसीईआरटी की बुक से बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग इसका कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा टॉपिक मत छोड़िएगा जो कि आपकी समझ में ना आता हो। अगर कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछिए कि ये कहां से इस तरह के हाथ, क्योंकि ये चैप्टर मैंने बताया आपको कि ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चैप्टर कि किसी हमेशा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 12th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, AIIMS के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जितने भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको एंडोक्राइनोलॉजी से क्वेश्चन पूरा आउट किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको थायराइड ग्लैंड के विषय में बता रहा था। तो थायराइड ग्लैंड मनुष्य के जो है गर्दन में एच आकार की है, एक ग्रंथि होती है जिसमें श्वास नली आप देख रहे हैं, ट्रेकिया आप देख रहे हैं, ट्रेकिया के दोनों साइड में, श्वास नली के दोनों साइड को ये कवर की है ये ग्लैंड होती है, और यह जो है पार्श्व अधर तल पर स्थित होती है, पार्श्व अधर तल पर ही स्थित होती है। इसका जो ओरिजिन अगर देखा जाए, उत्पत्ति अगर देखी जाए, तो इस ग्रंथ की उत्पत्ति जो होती है भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, अर्थात जीव के आकार के जो है जीव के आकार का जो भाग होता है, जीवा के आकार का जो भाग होता है उसी के भाग से बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको हाइपोग्लोसर
नलिका, हाइपोग्लोसल नलिका बोला आरंभ में शुरुआती समय में यह हाइपोग्लोसल नलिका के द्वारा जो है बनता है और इसमें ग्रसनी से जुड़ा हुआ होता है और हार्मानिया है, एम्फियाक्सस है, एंडोस्टाइल है, इस तरह के एनिमल्स हैं जिनमें थायराइड ग्लैंड जो है वो समजात के रूप में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड तो पाई जाएगी परंतु थायराइड ग्लैंड में ऐसा लगता है कि ये समजात हैं, अर्थात थायराइड ग्लैंड को अगर आप देखेंगे तो इन जंतुओं में जिनका जैसे हार्मानिया है, एम्फियाक्सस है, तो इन जंतुओं में आप थायराइड ग्लैंड को आप अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनका साइज लगभग एक समान जैसी ही होगी। माय डियर फ्रेंड, अगर संरचना की दृष्टि से देखें तो संरचना की दृष्टि से मैं अलीमुद्दीन से कादरी मैं आपको बता रहा हूं संरचना की दृष्टि से यह ग्लैंड जो होती है, मोस्टली यह ग्लैंड जो होती है इस जो है यह आकार की ग्रंथि है और इसका वेट जो होता है वो 30 से लेकर के 35 ग्राम तक होता है। भार इसका 35 से लेकर 30 से लेकर के 35 ग्राम तक इसका भार होता है। यह बाइपोल होती है, द्विपालित होती है। थायराइड ग्लैंड द्विपालित ग्रंथि होती है और संयोजकी ऊतकों की बनी हुई ग्रंथियां होती हैं। इसमें सबसे इसका इंपॉर्टेंट प्रोसेस यह होता है कि यह स्थमस से जुड़ी हुई ग्रंथि होती है, स्थमस से जुड़ी हुई ग्रंथि होती है। तो इनमें स्ट्रोमा और पुटिकाएं इस तरह से इनमें पाई जाती, स्ट्रोमा और पुटिकाएं इस तरह से इसमें पाई जाती हैं। इससे निकलने वाले हार्मोनों में दो हार्मोन सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, एक को कहा जाता है T3, दूसरे को कहा जाता है T4। तो जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन बोला जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बोला जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक को हम कह दे रहे हैं T3 कह दे रहे हैं, दूसरे को कह दे रहे हैं T4। T3 माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये T3 हार्मोन है तो T3 को कहा जाता है ट्राईआयोडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं इसको? ट्राईआयोडोथायरोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन बोला जाता है। और T4 को टेट्राआयोडोथायरोनिन बोला जाता है, टेट्राआयोडोथायरोनिन बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, थायरोनिन बोला जाएगा। तो T4 और T3 ये दोनों हार्मोन कैसे है? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन के दो पार्ट होते मैंने बताया आपको, T3 और T4। T3 हार्मोन ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 हार्मोन टेट्राआयोडोथायरोनिन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस हार्मोन का, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में कम हो गया या बॉडी में बढ़ गया, ऐसी दशा में बॉडी में ब्रीथिंग मैकेनिज्म रेट, श्वासोच्छ्वास की दर जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। आदमी थोड़ा सा भी काम करता है, थोड़ा सा भी वर्क करता है, ऐसी कंडीशन में अगर थोड़ा सा भी कार्य कर देता है तो उसके कार्य करने पर ये जो होते हैं मुख्य रूप से जो है व्यक्ति हांफने लगता है, सांस बहुत तेजी के साथ लेने लगता है। इससे थायराइड के जो हार्मोन होते हैं मुख्य रूप से जो मैंने बताया ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, यह जो है इसके विषय में बताने वाले वैज्ञानिकों का नाम मैंने पहले ही सूची में बता दिया है। हैरिंगटन और जो है बाजर, हैरिंगटन और बाजर नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि यह एक अमीनो एसिड है जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है। थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है T3 या T4, इसमें 65, मैंने अपने पिछले लेसन में दिया है आपको, इसमें 65% आयोडीन होता है। तो 65% जो आयोडीन होता है, इस हार्मोन की मात्रा का आयोडीन जो है वो 90% होता है। इस हार्मोन की मात्रा का आयोडीन 90% होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, हमारे चयापचयिक दर को, हमारे उपापचयिक दर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने का वर्क करता है। थायरॉक्सिन जो है ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने का वर्क करता है। अगला जो है प्रोसेस ये होता है, इसका अगला प्रोसेस ये होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे फेफड़ों को, मस्तिष्क को, टेस्टिस को, प्लीहा, स्प्लीन को, रेटिना को, इस तरह से बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं और ऐसे ऑर्गन जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादा आवश्यकता होती है, एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे स्थानों पर ये जो है ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया को डेवलप कर देते हैं जहां से कि उनको ऊर्जा की मात्रा ज्यादा मिलती है। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन का कारण हो गया। और अगला इसका देखिएगा, यह हार्मोन वृद्धि और भिन्न भिन्न दशाओं के लिए आवश्यक होता है, अर्थात इससे ग्रोथ भी होती है और डिफरेंट एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट भी करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन से, थायरॉक्सिन माने दोनों नाम, जब थायरॉक्सिन बोला जाएगा तो T3 और T4 दोनों बोला जाएगा। अगर T3 और T4 अलग अलग बोला जाएगा तो उनके फंक्शन भी अलग अलग बोले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर आपने देखा, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा,
जो मैं थायरॉक्सिन हार्मोन के विषय में बता रहा था कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा सबसे ज्यादा देखी गई है। मेटामॉर्फोसिस जिसको कहा जाता है कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया आप लोगों ने देखा है कि बिफोर टोड, हाइला, फ्रॉग, इनके जो टैडपोल होते हैं, लार्वा होते हैं, उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन में यह हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हार्मोन जो है वो निर्मोचन के लिए, जो है मोल्टिंग के लिए भी सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो अब इनकी अनियमितता से रोग क्या होता है? अगर ये बॉडी में अनकंट्रोल्ड सिक्रीशन इनका हो गया, बॉडी में अगर इनका अनकंट्रोल्ड सिक्रीशन हो गया तो बॉडी में कौन सी डिजीज को काज कर देंगे? जरा ध्यान दीजिएगा। अगर इनका जो है बॉडी में जो सिक्रीशन होता है, अगर हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपोथायराइडिज्म का मतलब हो गया कि इनका अल्पस्राव हुआ। अगर बॉडी में इनका अल्पस्राव हो रहा है तो जड़वामनता नामक डिजीज हो जाती है, जिसको कहा जाता है क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिनिज्म, जड़वामनता बोला जाता है। जड़वामनता का मतलब होता है कि बच्चों में बुद्धि की कमी हो जाती है, ब्रेन उनका जो है कम वर्क करना शुरू कर देता है, अर्थात ब्रेन अनडेवलप्ड रहता है, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं रहता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं कंप्लीटली ब्रेन के डेवलप नहीं होते हैं, इसको जड़वामनता नामक डिजीज बोला गया। और ये द्वार बौने हुए हो जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं। कुरूप का मतलब आप समझ ही रहे हैं, बौने हो गए हैं, हड्डियां बाहर निकल आएंगी तो ये कुरूप हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर थायराइड का इफेक्ट हो जाता है, थायराइड की ग्लैंड का इफेक्ट हो जाता है, उन व्यक्तियों के शरीर की संरचनाओं में भिन्नता आ जाती है। आप लोग स्वयं और इसको प्रैक्टिकली आप लोग अपने अगल बगल जो थायराइड ग्लैंड से डिजीजेस इफेक्टेड हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और इनका बीएमआर, ब्रीथिंग मैकेनिज्म रेट बढ़ जाता है, श्वासोच्छ्वास दर इनकी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पेट जो है बाहर निकल आता है और ये शरीर का अल्प विकास होता है, शरीर का विकास भी बहुत ही कम होता है। जिसको अब दूसरी इसकी डिजीज होती है मिक्सीडेमा, अल्पस्राव जो है, अल्पस्राव से जो होने वाली डिजीज मिक्सीडेमा होती है। तो वयस्क व्यक्ति में अगर इसकी कमी हो जाती है तो मिक्सीडेमा नामक डिजीज हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मिक्सीडेमा का मतलब होता है कि समय से पहले बाल का झड़ना, अर्थात युवा अवस्था में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देना। युवा अवस्था में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देना, तो ऐसे व्यक्तियों में युवा अवस्था में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ऐसे व्यक्तियों में जनन क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्तियों में जनन क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं, अर्थात उसमें जनन करने की पावर जो होती है बहुत ही अल्प हो जाती है, कम हो जाती है, मंद हो जाती है। तो इस तरह से जननांग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। अगली डिजीज इसकी देखिएगा, हाशिमोटो डिजीज है। हाशिमोटो डिजीज को कहा जाता है कि यह बहुत ही जब ज्यादा कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है तो उसमें दवाएं दी जाती हैं जिसमें एंटीजेंस दिए जाते हैं और ये विष का कार्य करने लगते हैं। फलस्वरूप आप लोगों ने देखा होगा कि ये थायराइड ग्लैंड को ही नष्ट कर देते हैं। और सामान्य रूप से आप थायराइड ग्लैंड की डिजीज के रूप में अगर कोई पूछता है तो आप सामान्य रूप से जानते हैं, अगर थायराइड ग्लैंड में जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो बॉडी में जो है वो ग्वाइटर नामक डिजीज हो जाती है। तो ग्वाइटर को कहा जाता है सामान्य घेंघा। सामान्य घेंघा अर्थात गलकंड, गले पर यहाँ पर बड़े बड़े जो है फूल करके, गोले गोले फूल करके उभार निकल आते हैं, जिनको गलकंड कहा जाता है या ग्वाइटर कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गलकंड। तो इस तरह से आपने देखा। दूसरा देखिए हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। अभी तो हाइपो आपने कमी देखा, अब अधिकता से देखिए कौन सा रोग हो जाता है। तो अगर इनकी अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति में घबराहट बढ़ जाती है, थकावट आने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है और ऊर्जा का व्यय अधिक होने लगता है। ऐसी दशा में जो डिजीज होती है उसको कहा जाता है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर जो होता है उसका मतलब होता है कि नेत्र के गोलक जो बाहर की तरफ निकले हुए हों, नेत्र के गोलक जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हो तो उनके ऊपर जो श्लेष्म होता है वो बिल्कुल ही पतला और माइन्यूट हो जाता है। तो इस तरह से दूसरी डिजीज आती है मेप्स डिजीज बोली जाती है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, थायराइड ग्लैंड जो है वो सेल कर जाएगी और यहाँ दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आप देखेंगे कि ये ग्लैंड जो है सेल कर जाती है, फूल जाती है। और इसमें अब आइए देखते हैं T3
थायरॉक्सिन हार्मोन को मैंने कहा था दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, T3 और T4। T3 को विषय में देखिएगा, ट्राईआयोडोथायरोनिन के विषय में देखिएगा। ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन जो होता है यह टायरोसिन अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। किसका? टायरोसिन अमीनो एसिड का बना हुआ हार्मोन होता है, जिसको T3 नाम से जाना जाता है। और यह हार्मोन लगभग थायरॉक्सिन का 10% पार्ट होता है, और यह जो है थायरॉक्सिन से 4 गुना अधिक प्रभावी होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन से जो है टीरोसिन जो होता है यह 4 गुना अधिक प्रभावी होता है। तो इस विषय में आपने देखा कि 4 गुना अधिक प्रभावी होता है। दूसरा देखिए, जो थायरोकाइस्टोनिन हार्मोन है, थायरोकाइस्टोनिन हार्मोन जो जिसको हमने कहा कि T4 में आप देखेंगे, T4 में अगर T4 हार्मोन के विषय में हम देखते हैं तो यह हार्मोन बॉडी में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। कैल्शिटोनिन बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे बॉडी के अंदर स्टोन बनने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो स्टोन बनने के कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आप यह मत बताइएगा कि स्टोन बनने का एक ही रीजन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोन बनने का एक ही रीजन नहीं होता, बल्कि स्टोन बनने के और सारे भी रीजन होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है, स्टोन जो बनता है, पत्थर जो बनता है, उसके बनने के और भी कारण हैं। उसके बनने का एक ही कारण नहीं होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन। तो टेट्राआयोडोथायरोनिन का जो सिक्रीशन होता है, या टेट्राआयोडोथायरोनिन का सिक्रीशन जो होता है यह अनियंत्रित हो गया, इसकी मात्रा जो है बढ़ गई, तो इसके कंट्रोल से आसानी पूर्वक इस पर कंट्रोल कौन करता है? इस पर कंट्रोल करने वाली ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, ध्यान दीजिएगा, PTH है, पैराथार्मोन हार्मोन है, तो यह मेडुलर रीजन से, पिट्यूटरी ग्लैंड के मेडुलर रीजन से सिक्रीट हो रहा है। तो जो T3 हार्मोन है, T4 हार्मोन, ट्राईआयोडोथायरोनिन है, टेट्राआयोडोथायरोनिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, उसी के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एक फैक्टर लगा देती है, TSHRF, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। TSHRF, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। यह थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है जो आसानी पूर्वक जो है इस पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपना कंट्रोल कर लेती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि पीनियल बॉडी आपके हेड में पाई जा रही है। इस पीनियल बॉडी में हार्मोन जो निकलता है आदमी को सोने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो वहां पर भी आपने देखा कि अपना कार्य कर रहा है। सेकेंडरी आपने देखा थायरॉक्सिन हार्मोन पर अपना कार्य कर रहा है। थायरॉक्सिन का अर्थ हो गया जो है ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, दोनों प्रकार के आयोडोथायरोनिनों पर अपना कंप्लीट वर्क कर रहा है। अगर ये अपना कंप्लीट वर्क कर रहा है तो आप लोग इसका फिगर देखिएगा, मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते चल रहा हूं। तो इसमें आप लोग तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को, क्रियाशीलता को आप लगातार देखते चलेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ECF जो है माने कैल्शियम की मात्रा को जो है बॉडी में इम्बैलेंस कर देता है, जिससे बॉडी में स्टोन बनने की पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से अनियंत्रित होकर के यह हार्मोन शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को पैदा करता है। इसी पर आधारित एक और ग्लैंड होती है जिसका नाम दिया गया पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड को कहा गया, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन होता है, PTH होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, सॉरी जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है PTH। PTH को कहा जाता है पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड के ही ऊपर आप देख रहे हैं, इसी ग्लैंड में धसी हुई हल्के नीले कलर की आप देख रहे हैं, एक विशेष प्रकार की हल्के नीले कलर की ग्रंथि है, जिसका फिगर मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, आप लोग वहां से भी देखिएगा। इससे निकलने वाला जो हार्मोन है पैराथार्मोन हार्मोन होता है। तो पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है यह हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड में मैंने बताया कि जो है थायरॉयड ग्लैंड आपने देखा कि अकेली है जो एच आकार से पूरी श्वास नली को पूरे जो है श्वास नली को कवर किए हुए है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती हैं या दोनों साइड में पेयर बनाकर, जोड़े बनाकर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ पेयर बना करके, इस तरह से 2 के पेयर में, 3 के पेयर में, 4 के पेयर में मैक्सिमम ये पाई जाती हैं। जहां से निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो जो होता है पैराथार्मोन हार्मोन होता है। तो यह हल्के लाल कलर का जो है या हल्के लाल कलर का दिखाई देता है और इसका वेट मोस्टली 0.3 ग्राम से, मोस्टली 0.3 ग्राम से लेकर के 4 से 6 ग्राम तक, 4.6 मिलीग्राम तक इसका वेट होता है। और
ध्यान दीजिएगा कि इससे जो हार्मोन मैंने बताया पैराथार्मोन हार्मोन, पीटीएच हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, यह एक ऐसा विशिष्ट हार्मोन होता है जो कि बॉडी में आपके 84 अमीनो एसिडों से मिलकर के बना हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जिसमें इसके कॉलिप में, पैराथार्मोन हार्मोन के कॉलिप में 84 अमीनो एसिड होते हैं, 84 अमीनो एसिड होते हैं सब। अब अगर कोई पूछता है कि आपकी बॉडी में कितने अमीनो एसिड होते हैं तो आप बोलते हैं 21 अमीनो एसिड होते हैं। अकेले मैं बता रहा हूं पैराथायरॉयड ग्लैंड में अकेले जो है ये जो पॉलिप अपना जो बनाता है इसके कॉलिप में, अकेले इसके कॉलिप में 84 जो है अमीनो एसिड होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका कॉलिप जो होता है सर जो तैयार किया गया था वह जो है लैब में, उसमें 84 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड डाला गया, तब जाकर के ये पीटीएच पैराथार्मोन हार्मोन जाकर के तैयार हुआ। तो पैराथार्मोन हार्मोन अगर बॉडी में इसका सिक्रेशन हो रहा है तो आंत में या उस आंत में जो भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, उन भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने से उनका जो एसिमिलेशन होता है, जारण होता है, जारण करने की क्षमता को ये बढ़ा देते हैं। अर्थात भोजन का पाचन इससे तेजी के साथ होने लगता है, अवशोषण तेजी के साथ होने लगता है, असिमिलेशन जारण तेजी के साथ होने लगता है। इस प्रकार से आपने देखा कि अस्थियों का अनावश्यक रूप से गला देते हैं। अगर ये अस्थियों को अनावश्यक रूप से, पैराथार्मोन हार्मोन अस्थियों को अनावश्यक रूप से, नई नई जो अस्थियां बनती हैं, नई नई जो कोमल अस्थियां बनती हैं, उनको अनावश्यक रूप से ये गला देते हैं। हड्डियों की वृद्धि हो गई, दांतों की वृद्धि हो गई, इनके नियमन को यह जो है कंट्रोल करता है। कभी कभी व्यक्ति के दांत बड़े हो जाते हैं तो आवश्यकता से अधिक अगर दांत बड़े हो जाते हैं तो ओंठ से बाहर आ जाते हैं, देखने में भद्दा लगता है। ऐसी स्थिति में इस हार्मोन पर नियंत्रण किया जाए तो दांतों की स्थिति, दांतों की शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो है वो सामान्य सा हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो पेशियों की क्रियाशीलता को एक्टिव रखते हैं। पैराथार्मोन हार्मोन पेशियों की क्रियाशीलता को जो है ये स्थिर रखते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि इससे जो निकलने वाला हार्मोन है पीटीएच है। दूसरा हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है यह मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को, और जो है अगर बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो गया तो यूरिन के थ्रू यह मूत्र से कैल्शियम की मात्रा को क्या करेगा, ये बाहर निकाल देता है। कैल्शियम की मात्रा को यूरिन के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और जितना बॉडी को चाहिए कैल्शियम उतना रेगुलर बॉडी को कैल्शियम देता रहता है। और अगर इसमें हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाता है, अर्थात अल्पस्राव हो जाता है, तो टिटैनी डिजीज हो जाती है। टिटैनी डिजीज बोला जाता है टिटेनस को। इसमें व्यक्तियों के हाथ और पैर में अकड़न शुरू हो जाती है, और व्यक्तियों के जो अकड़न शुरू हो जाती है तो अकड़ता हुआ व्यक्ति धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत हल्के में नहीं लीजिएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन को पीटीएच पैराथार्मोन हार्मोन जो दिया गया और पैराथायरॉयड ग्लैंड के विषय में जो मैंने डिस्कस किया, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा इसकी कमी से अगली डिजीज जो, पहली डिजीज मैंने टिटैनी के विषय में बताया, सेकंड डिजीज देखिएगा हाइपोकैल्सीमिया होती है। हाइपोकैल्सीमिया में मैंने बताया कि दांत है, अस्थियां हैं, इनका जो है स्राव, इनका जो है ये अल्प विकसित रह जाते हैं। अगर इनका स्राव कम हो गया तो ये अल्प विकसित रह जाते हैं। और अगर ज्यादा स्राव हो गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गया, तो अगर ये हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो ऑस्टियोपोरोसिस, ध्यान से शब्द को सुनिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है कोमल और भंगुर। अस्थियां कोमल हो जाती हैं और भंगुर हो जाती हैं। कोमल और भंगुर होने का सीधा सा आशय होता है कि अगर प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, व्यक्ति कहीं से जंप कर गया, कूद गया, तो अस्थियां अपने आप ब्रेक कर जाती हैं, टूट जाती हैं, फूट जाती हैं। ऐसी स्थिति में अस्थियों को टूटने ब्रेक करने से ये बचा लेता है। तो इसका मतलब होता है अगर ये बॉडी में कंट्रोल है, पीटीएच हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन नियंत्रित है तो अस्थियों को मजबूत रखता है। अगर इसका स्राव अधिक हो गया तो अस्थियों को क्या करेगा, कमजोर कर देता है। ऐसी अवस्था में अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, जिनको कहा गया जो है, जिनको आसानी पूर्वक हम कह देते हैं कि यह जो है ऑस्टियोपोरोसिस है। और ऑस्टियोपोरोसिस में हाइपरकैल्सीमिया मैंने बता दिया, जो है गुर्दे की पथरी के विषय में मैंने आपको बताया कि गुर्दा, किडनी के अंदर जो स्टोन होते हैं, जो पथरी होती है, वह पथरी मैंने बताया कि इससे कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है तो जाहिर सी बात है, सामान्य सी बात है, अपने इस कैल्सिटोनिन हार्मोन के स्राव से आसानी पूर्वक बॉडी में जो है स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स,
इस तरह से हमको ऐसे भोज्य पदार्थों को लेना चाहिए जिसमें आयोडीन हो लेकिन सामान्य मात्रा में हो। आयोडीन जो है इस इतनी ज्यादा मात्रा में ना हो कि वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करे, या आयोडीन इतनी कम मात्रा में भी ना हो तो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करे। तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड ऐसी ग्लैंड हैं जिनके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना पूरा कंट्रोल करती है, और किसके द्वारा करती है? रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा करती है। सो माय डियर फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उस हार्मोन का नाम मैंने बताया अभी आपको कि जैसे जो भी हार्मोन, जैसे PTHRF पैराथार्मोन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, कैल्शिटोनिन रिलीजिंग फैक्टर, मेलाटोनिन रिलीजिंग फैक्टर, तो आरएफ सब में लगा। और आरएफ किसके द्वारा सिक्रीट हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट हुआ। तो आपने क्या देखा, बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं सारी की सारी ग्लैंड्स के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना कंट्रोल कर रही है, अपना नियंत्रण कर रही है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सारी ग्लैंडों के ऊपर अपना नियंत्रण कर रही है, इसीलिए हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड है। तो अगर पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, आप बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि का सारी ग्रंथियों के ऊपर पूर्णतया नियंत्रण होता है, पूर्णतया कंट्रोल होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड इन दो ग्रंथियों के विषय में बता दिया। और हमारा अगला और थर्ड टॉपिक होगा जो है थाइमस ग्लैंड और एडिनल ग्लैंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। मैं अपने पार्ट 3 में इसका डिस्कस करूंगा कि जो है वो थाइमस ग्लैंड क्या होती हैं और एडिनल ग्लैंड क्या होती हैं, और उसी के साथ साथ मैं गोनाडोट्रोपिक ग्लैंड्स या गोनाड ग्लैंड्स क्या क्या है, गोनाड्स क्या क्या होते हैं, जननीय हार्मोन कौन कौन से हैं, फीमेल में कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मेल में कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, किस हार्मोन के सिक्रीशन से एरोशन जो है शो करना शुरू कर देता है, द्वितीयक लैंगिक दुरूपता स्पष्ट होने लगती है, किस हार्मोन के सिक्रीशन से आदमी में दाढ़ी और मूंछ का आना प्रदर्शित हो जाता है, किस हार्मोन के सिक्रीशन से जो फीमेल के अंदर सिम्टम दिखाई देना शुरू कर देते हैं, किस हार्मोन की कमी से मेल के अधिकता से मेल के अंदर सिम्टम दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो आज तक के लिए मैं आपको बस इतना ही इतना ही जो है टॉपिक दे रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग एक बार जरूर इसको दोहरा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मैं अलीमुद्दीन से कादरी, और मेरा कोचिंग चैनल जो है, मेरा कोचिंग जो है वह कादरी कोचिंग क्लासेस है, और मेरा यूट्यूब का चैनल जो है अलीमुद्दीन से कादरी के नाम से है। मेरे चैनल को आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हमारी आपसे यही विनती है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा लेक्चर रेगुलर चलता रहेगा। मैंने बताया है जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता है या आने वाले एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा रेगुलर का लेक्चर चलता रहेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग लगातार मेरे चैनल को प्रोसीड करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ ही मैं अपने आज के इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जो होगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।